विषय राजनीति विज्ञान, पाठ तीसरा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था। विद्यार्थी मित्रों, पिछले अध्याय में हमने भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन किया। विदेशी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से संरक्षण करना, सीमा रेखा सुरक्षित रखना, ये राष्ट्र के प्राथमिक हित संबंध होते हैं। ये हमें समझ में आ गया। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। भारत ने भी ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है तथा इस अध्याय में हम उसके स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था के सक्षम आने वाले आह्वानों पर विचार करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की बनी होती है। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अर्थात जो राष्ट्र स्वतंत्र है, ऐसे राष्ट्र जिनका अपनी भौगोलिक भूमि पर प्रभुत्व है। यद्यपि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो भी कभी कभी उनमें संघर्ष उत्पन्न होता ही है। विविध राष्ट्रों में सीमा रेखा संबंधी विवाद होते हैं तो कभी कभी पानी के बंटवारे को लेकर उनमें संघर्ष निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करना, एक दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना, पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना, ये संघर्ष के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रों में परस्पर विरोधी हित संबंध निर्माण हो जाने पर उनके निराकरण समझौते चर्चा के आधार पर किए जाते हैं, परंतु जब ऐसे प्रयत्न अधूरे जान पड़ते हैं तब कोई राष्ट्र युद्ध का भी विचार करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, जिसका हमने इसके पहले पाठ में विस्तार से अध्ययन किया, वहाँ पर हमने इस बात को प्राथमिकता दी है कि यदि भारत का किसी राष्ट्र के साथ कोई विवाद है तो हम उसे सामंजस्य के मार्ग से अथवा मध्यस्थी के मार्ग से हल करने का प्रयास करेंगे। परंतु कभी कभी अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे सामंजस्य की जो सीमा होती है वो खत्म हो जाती है और ऐसे समय में निराकरण समझौते और चर्चा के आधार पर जब नहीं मिलता तो ऐसे समय में युद्ध का मार्ग भी कुछ देशों को अपनाना होता है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना, उस राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को चुनौती देना, इस कारण उस राष्ट्र की सुरक्षा के सम्मुख खतरा निर्माण होता है। आक्रामक राष्ट्रों के सैन्य सामर्थ्य के कारण इस तरह की चुनौतियां निर्माण हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व और अस्तित्व की रक्षा करना ये शासन का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी होने से राज्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम, तत्पर और अद्यतन रखनी पड़ती है। इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। अगर हम इसके बारे में भारत का उदाहरण लें तो हम जानते हैं कि भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ परस्पर पूरक अथवा परस्पर विरोधी दोनों प्रकार के हित संबंध हैं। ऐसे में भारत चीन, भारत पाकिस्तान, हम इनका उदाहरण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन देशों के साथ हमारे जो संबंध है उसमें खटास उत्पन्न हो रही है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे जो संबंध है वो युद्धजन्य परिस्थिति को कई बार न्योता देते हैं और अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ भी हमारे संबंध जो है वो युद्धजन्य परिस्थिति को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तत्पर है और अद्यतन भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय। राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ जुड़ा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने वाले राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होने की संभावना होती है। हमारी सीमा रेखाओं पर मंडराने वाला खतरा कौन सा है तथा वह किसकी ओर से है, ये पहचानना सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस खतरे को दूर रखना हो तो इसके लिए राष्ट्र को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ती है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान को स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाना, शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना, रक्षा दल का आधुनिकीकरण करना तथा उसे अद्यतन करना आदि मार्गों का अवलंब किया जाता है। युद्ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर खतरा पैदा करने वाला होता है। इसीलिए अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर कुछ राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरे को कम करने का भी प्रयास करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 72 पर विचार कीजिए और बताइए में जो प्रश्न दिया गया है उस पर आपको विचार करना है
और अपनी कॉपी में उसका उत्तर लिखना है। साथ ही क्या आपको उचित लगता है, इस प्रश्न का भी उत्तर पैराग्राफ को पढ़कर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये 3 आपको स्वयं अध्ययन के लिए दी गई कृतियां हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में संरक्षण करने वाली थल सेना का, नौसेना का और वायुसेना का अंतर्भाव है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी थल सेना पर है, तो सागरीय सीमाओं की रक्षा करने का काम नौसेना करती है। भारतीय हवाई सीमा और आकाश के रक्षण की जिम्मेदारी वायुसेना करती है। इन तीनों सेनाओं पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। भारत की थल सेना बहुत बड़ी है और वो विश्व की 7वें क्रमांक की बड़ी सेना मानी जाती है। थल सेना के प्रमुख को थल सेनाध्यक्ष या जनरल कहकर बुलाया जाता है। नौसेना प्रमुख को एडमिरल और वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इन तीनों प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दलों को युद्ध अथवा शांति संबंधी निर्णय लेना संभव नहीं होता। राष्ट्रपति नागरिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में भी नागरिक नेतृत्व को सैनिकीय नेतृत्व से श्रेष्ठ माना जाता है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की तीनों सेनाएं अद्यतन हो, इसके लिए अनेक योजनाएं की जाती है। इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थाएं भी स्थापित की गई है। सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उच्चतम ढंग से करने के लिए आए, इसके लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है, जैसे पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी और दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो इस प्रकार से वीडियो के पहले भाग में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय, भारत की सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप और उन्हें मदद करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं का अध्ययन किया। वीडियो के दूसरे भाग में हम अर्धसैन्य बलों, गृह रक्षक दलों, भारत की सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियां, मानवीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़कर जितने मुद्दे हमने यहाँ पर चर्चा किए हैं, उन मुद्दों को पढ़कर यदि आपको कोई समस्या हो तो गूगल मीट में आप अपनी समस्याओं की चर्चा मेरे साथ कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।